तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने छोटी आंत तक पढ़ लिया। आज जो हमें पढ़ना है वो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, यानी बड़ी आंत के बारे में। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, आज है 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ही डॉक्टर एनी बेसेंट जी का जयंती है। ठीक है, और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, डॉक्टर एनी बेसेंट जी की जयंती। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका माननीय रामनाथ कोविंद जी की जन्मदिन है आज 1 अक्टूबर के ही दिन। और 1 अक्टूबर के दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है तथा साथ ही साथ 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने 90% कंप्लीट कर लिया है। आज हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कार्य है, उसके पहले मैंने आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन तक इलियम, ड्यूडेनम, जेजुलम अच्छे से बता दिया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों उसको पढ़ के आए होंगे। अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ के आए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फाउंडेशन बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको बायोलॉजी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उन्हें देखिएगा। और हाँ, आप लोग का धन्यवाद, आप लोगों ने एक दिन में 100 से ज़्यादा व्यूवर्स हमारे चैनल पर बढ़ाए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना टॉपिक बड़ी आंत की तरफ। हम देखते हैं बड़ी आंत क्या है। तो देखिए, बड़ी आंत जो होती है ये छोटी आंत की तुलना में व्यापक होती है। मतलब व्यापक मतलब क्या, इसकी चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा होती है परंतु इसकी लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। बड़ी आंत की चौड़ाई जो होती है वो अधिक होती है किंतु इसकी लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। वहीं मैंने आपको छोटी आंत की लंबाई कितनी बताई थी, आप लोग को याद है छोटी आंत की लंबाई कितना बताया गया था? हाँ, 6 से 8 मीटर। 6 से 8 मीटर छोटी आंत की लंबाई जहाँ होती है, वहीं बड़ी आंत की लंबाई 1.5 होता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि इसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। इसे बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है वो छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। सबसे विशेष बात कि यहाँ पे केवल भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है, क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होता है। बड़ी आंत क्या होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन, तो वो होता है सीकम, कॉलन और रेक्टम। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलन, सीकम और रेक्टम। ये रेक्टम हो गया, ये कॉलन हो गया और ये सीकम हो गया और ये कॉलन हो गया। ठीक है, बड़ी आंत जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, कॉलन, सीकम और रेक्टम। जिस तरह से छोटी आंत हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम में विभाजित होता है छोटी आंत, उसी तरह बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होता है, सीकम, कॉलन और रेक्टम में। ठीक है, सीकम को सीकम कहते हैं, कॉलन को वृद्धांत कहते हैं तथा रेक्टम को मलाशय कहा जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिने ओर होता है और इसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, सीकम जो होता है ये हमारे पेट के दाहिने तरफ होता है यानी राइट साइड होता है और इसी के जस्ट नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। आपने अपेंडिक्स सुना होगा, आपने किसी किसी को ये भी सुना होगा कि उनका अपेंडिक्स का इलाज हो, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो जानते हैं अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स जो होता है ये हमारे शरीर का एक अवशेषीय अंग होता है। अवशेषीय अंग मतलब कि इसका हमें कोई कार्य नहीं होता, ये वेस्टेज अंग होता है। इसमें ना सेलुलोज का पाचन होता है और सेलुलोज पत्तियों में पाया जाता है और हम ह्यूमन सेलुलोज खाते नहीं है, पत्तियां खाते नहीं है, तो हमें सेलुलोज के पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर में पाया जाता है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो यही अपेंडिक्स जो होता है वो काट के ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। इसी को जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, सेलुलोज में क्या होता है, तो अपेंडिक्स का सेलुलोज कहाँ पचता है, अपेंडिक्स में पचता है। और ये जंतुओं में जो जानवर होते हैं, गाय वाय जो पत्तियाँ खाते हैं उनमें वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो पत्तियों में ही पाया जाता है, हरे प्लांट्स में पाया जाता है और हम डायरेक्ट पत्तियाँ तो निगलते नहीं हैं, तो हमें सेलुलोज पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठीक। अब देखते हैं सीकम, कॉलन और रेक्टम क्या है। तो देखिए सीकम जो होता है, सीकम के बाद कॉलन प्रारंभ होता है। सीकम मैंने आपको बताया ये पेट के नीचे होता है और इसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। सीकम के बाद कॉलन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। जो कॉलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का भाग कॉलन, इसमें जल का अवशोषण होता है। ठीक है, कॉलन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। जो पचा हुआ भोजन है अब उसका क्या हो गया, चिपचिपा हो गया। म्यूकस का निर्माण मलाशय यानी रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के बाहर निकल जाता है। ठीक, इसी रेक्टम से क्या होता है, जो हमारा अवशोषित पदार्थ है वो गुदा से बाहर मल के रूप में निकल जाता है। आप लोगों ने उम्मीद है पाचन की क्रिया बहुत अच्छे से समझी होगी, फिर भी मैं आपको इसको एक बार और बताती हूँ। देखिए पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। आपसे पूछा जाएगा पाचन की क्रिया कैसी है, तो पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। क्रिया जो होती है वो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन से हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए वो 5 अवस्थाएं हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफेक्शन। इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण, डाइजेशन यानी कि पाचन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। यहाँ पे अस्मिता दिया है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। एसिमिलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण और डिफेक्शन मतलब होता है मल परित्याग। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए इंजेशन जो होता है, इंजेशन इसको भोजन को मुंह में लेना ही इंजेशन कहलाता है। यानी भोजन को जो मुंह में अंतःग्रहण किया जाता है, निगलने, जो भोजन को मुंह में रखा जाता है। आपने अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उसे मुंह में रख लिया, यही क्या कहलाया, इंजेशन कहलाया, यानी कि अंतःग्रहण कहलाया। ठीक, उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाना ही पाचन कहलाता है, यानी कि डाइजेशन कहलाता है। मतलब ये जो डाइजेशन है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि स्टमक में अनेक प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा, छोटी आंत में अनेक प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा भोजन जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, उसी टूटने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। पचे भोज्य पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं तो उन्हें अवशोषण कहते हैं। जो हमारा पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, इसको जब कोशिकाएं जो है वो सोख लेती हैं तो उसे अवशोषण कहा जाता है। शरीर के अंदर में अणुओं के पारित होने और पूरे शरीर में उनका पारित होना, मतलब कि जो छोटे छोटे पदार्थ अब तक तोड़े, डाइजेशन में छोटे छोटे पदार्थ के रूप में भोजन टूटा और वही जो पच गया भोजन, उसको अब जब हमारी कोशिकाएं अवशोषित कर लेते हैं तो उसे अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिर आता है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। पचे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। शरीर में अवशोषित भोज का उपयोग, मतलब जो हम लोगों ने अवशोषण किया भोजन का, उसका उपयोग यानी कि उससे जब ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भोजन हम क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ना। ऊर्जा हमारी कोशिकाएं कैसे बनाती हैं, ये हम सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि भोजन से ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के द्वारा कैसे होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। कितनी एटीपी बनते क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ से जाइए और प्ले लिस्ट में जाके सेल चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिए। वो जो ऊर्जा का निर्माण हुआ वही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। फिर आता है मल परित्याग यानी कि डिफेक्शन। डिफेक्शन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है उसे शरीर से निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डिफेक्शन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे जो हम शरीर से बाहर मल निकालते हैं उसका रंग जो होता है वो पीला भूरा रंग क्यों होता है, तो मल में स्टेकॉर्बिलिन और यूरोबिलिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण मल का रंग पीला भूरा होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल में बदबू क्यों आती है, तो इसमें इंडोले और सेकेटोल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसमें बदबू आती है। इंडोल और सेकेटोल नामक पदार्थ के कारण बदबू आती है और स्टोकॉर्बिलिन और यूरोबिलिन के कारण इसका रंग पीला भूरा होता है। ठीक है, अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा यानी कि हेपेटिस पोर्टर वेन द्वारा यकृत में पहुंचती है, वहां उपचय की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं, यानी शरीर में मिल जाते हैं। मैंने आपको डाइजेशन एक एक बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको डाइजेशन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। अब हम एक नज़र में डाइजेशन को फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया डाइजेशन की जो क्रिया होती है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये 2 भागों में बटा होता है। एक हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल
कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा अनेक पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, ओशोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब इसमें भाग लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, इसमें लार ग्रंथियाँ, लीवर ग्रंथियाँ और पैंक्रियाट ग्रंथियाँ यानी कि अग्नाशय ग्रंथियाँ भाग लेती हैं। यानी कि जब हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है तो इन माध्यम से होकर निकलता है। यानी इस पहले बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से फिर ओशोफेगस में जाता है। हमारा भोजन बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से ओशोफेगस में गया, ओशोफेगस से फिर स्टमक में आया, स्टमक में यहाँ से HCl निकला। स्टमक 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडिस और पैलोरिक, मैंने आपको बताया था। और कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक में स्टमक, कार्डियक में क्या होता है, यहाँ से HCl निकलता है। फिर फंडिक आता है, फंडिक में रूजी पाया जाता है जो भोजन ना मिलने पर खड़ी हो जाती है। फिर लास्ट वाला पार्ट पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और ये सब मिलकर भोजन का पाचन करती हैं। फिर मैंने आपको बताया जब यहाँ पे भोजन का पाचन हो गया तो यहाँ से लीवर से भी कुछ पदार्थ निकलते हैं। लीवर से क्या क्या निकलता है, तो गैस्ट्रिक जूस, यहाँ से गाल ब्लैडर के द्वारा पित्त निकलता है जो भोजन को पचाने में कार्य करता है। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 प्रकार के हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम का क्या कार्य होता है, तो इलियम छोटी आंत का जो होता है पहले डेडुनम और जिलियम देख लेते हैं। डेडुनम क्या होता है, ये यू आकार का होता है डेडुनम, इसे ग्रहणी कहते हैं। इसमें पित्त मिलता है और क्षारीय बन जाता है भोजन। फिर आपका आता है इसी डेडुनम में ही आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है जो भोजन को पचाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है और लाइपेज किसको पचाता है, वसा को पचाता है। ठीक है। फिर आता है जेजुनम। जेजुनम क्या होता है, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। यहाँ से भोजन इलियम में चला जाता है। इलियम में भी कुछ एंजाइम पाया जाता है जैसे इरेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है, माल्टेज के द्वारा माल्टोज का पाचन होता है, सुक्रेज के द्वारा सुक्रोज का पाचन होता है, लैक्टोज के द्वारा लैक्टोज का पाचन होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि भोजन जब हम खाते हैं तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन को पेप्टोन में अमाशय में बदला जाता है, फिर पेप्टाइड में ड्यूडेनम में बदलता है और अमीनो एसिड इलियम में अमीनो एसिड में प्रोटीन चेंज हो जाता है। इसी तरह लाइपेज को मैंने बताया, लाइपेज पहले वसा में चेंज होता है, ऐसा से ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल से वशीय अम्ल में चेंज हो जाता है। माल्टेज को माल्टोज में बदला जाता है। ठीक है। ये सब कहाँ प्रोसेस होता है, इलियम में होता है। ये सब बताया। फिर मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है। और फिर उसके बाद मैंने बताया भोजन जो हमारा पाचन है इसके अंतःग्रहण यानी कि इसमें 5 प्रकार के अपघटन होते हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफेक्शन। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं तथा हमारे कम्युनिटी ग्रुप पर जाएँ और वहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर पड़ा हुआ है, उसको स्कैन करें, बार कोड मैंने डाला हुआ उसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।